आजकल के जमाने में ना अपराध की कोई सरहद नहीं होती। जड़ें कहीं होती हैं और शाखाएं कहीं और फैल जाती हैं। तो जब किसी जांच की कड़ियां एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती हैं तो उन्हें जोड़ा कैसे जाता है। आज के विश्लेषण में हम इसी पेचीदा लेकिन बेहद जरूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए, एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए पेरिस में कोई बड़ा अपराध हुआ और उसका एक बहुत ही जरूरी सुराग या कोई गवाह भारत के पुणे शहर में है। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रांस की पुलिस सीधे पुणे आकर अपनी जांच शुरू कर देगी, है ना? तो फिर वो अहम जानकारी उन तक पहुंचेगी कैसे? यही है आज का बड़ा सवाल। देखिए, इसका जवाब है एक बाकायदा कानूनी और औपचारिक प्रक्रिया में। देशों के बीच में ना एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि न्याय की पहुंच सरहदों के पार भी हो। और हाँ, ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर ही होता है। तो चलिए, अब इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन की पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है उस पल से जब किसी दूसरे देश को यह महसूस होता है कि उनकी जांच का एक अहम हिस्सा भारत की सरहदों के अंदर है। और बस यहीं से शुरू हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक जटिल चेन। इस पूरी प्रक्रिया की जो ऑफिशियल शुरुआत होती है ना, वो होती है एक अनुरोध पत्र से। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, नहीं, ये एक फॉर्मल कानूनी दस्तावेज है जिसे एक देश की अथॉरिटी दूसरे देश को भेजती है मदद मांगने के लिए। हाँ, एक बात यहां पर बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है। अपराध भारत में नहीं हुआ है, क्राइम हुआ है किसी और देश में। लेकिन उसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी एक्शन भारत में लेना जरूरी हो गया है। अच्छा, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अब भारत पहुंच चुका है। तो इसके बाद क्या होता है? ये पूरा सिस्टम कैसे हरकत में आता है? कौन है जो इसे आगे बढ़ाता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट लेटर आए, वो सीधे एक ही पते पर पहुंचता है, भारत की केंद्र सरकार। आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से गेटकीपर का काम करती है। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कानून जो है वो केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी पावर देता है, और वो पावर छिपी है इन चंद शब्दों में, यदि वह उचित समझे। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये वो चाबी है जिस पर पूरी प्रक्रिया का ताला खुलता है या बंद रहता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि हाँ, इस रिक्वेस्ट पर एक्शन लेना है। अब उनके सामने आते हैं दो रास्ते, दो अलग अलग रास्ते। एक है न्यायिक रास्ता और दूसरा है पुलिस का रास्ता। चलिए इन दोनों को जरा ठीक से समझते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। पहला, न्यायिक मार्ग। इसमें रिक्वेस्ट सीधे कोर्ट पहुंचती है, एक मैजिस्ट्रेट के पास। और दूसरा है पुलिस मार्ग, जहां मामला सीधा पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में जाता है। अब देखिए, मंजिल एक ही है, सबूत इकट्ठा करना, लेकिन रास्ते एकदम अलग हैं। तो अगर सरकार पहला रास्ता चुनती है, यानी जुडिशियल रूट, तो रिक्वेस्ट जाती है एक मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? वो किसी को भी समन भेजकर बयान के लिए बुला सकते हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर किसी जरूरी दस्तावेज या चीज को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता है। और अगर सरकार दूसरा रास्ता यानी पुलिस रूट चुनती है, तो वो रिक्वेस्ट एक पुलिस ऑफिसर को सौंप दी जाती है। फिर पुलिस उस मामले की जांच बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे वो भारत में हुए किसी क्राइम की करती। उनके पास जांच के सारे अधिकार होते हैं, वही तरीके होते हैं। तो बात सीधी सी है, रास्ता चाहे कोर्ट से होकर जाए या पुलिस स्टेशन से, आखिरी मकसद एक ही है। जैसा कि कानून भी साफ साफ कहता है, मकसद है किसी व्यक्ति से पूछताछ करना या किसी जरूरी दस्तावेज या चीज को हासिल करना, बस। अच्छा, तो मान लीजिए भारत में जांच का काम पूरा हो गया, बयान भी ले लिए गए, सबूत भी मिल गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन सबूतों को वापस उस देश तक कैसे पहुंचाया जाएगा जहां इनकी असली जरूरत है? इसकी प्रक्रिया भी एकदम तय है। देखिए, पहला स्टेप, मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर सबूत इकट्ठा करते हैं। दूसरा स्टेप, ये सारे सबूत वापस केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, केंद्र सरकार इन सबूतों को वापस उसी देश को भेज देती है जिसने मदद मांगी थी। और बस इसी के साथ ये पूरा लूप, ये पूरा चक्र खत्म हो जाता है। जिस देश ने मदद मांगी थी, उन्हें भारत से वो जरूरी सबूत या जानकारी मिल जाती है और उनकी रुकी हुई जांच फिर से आगे बढ़ पाती है। तो अब तक हमने इस प्रक्रिया की सारी बारीकियों को तो समझ लिया। अब चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर इस पूरे कानूनी ढांचे का असली मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है?
देखिए, ये जो कानूनी ढांचा है ना, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये इंटरनेशनल क्राइम से लड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। चाहे वो बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स हों, साइबर क्राइम हो या फिर आतंकवाद, इन सब की जड़ें कई देशों में फैली होती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए ऐसा आपसी सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, आज की दुनिया जो इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है, क्या उसमें देशों के बीच इस तरह का आसान कानूनी सहयोग ही न्याय का भविष्य है? क्या यही वो रास्ता है जिस पर चलकर ग्लोबल जस्टिस को पक्का किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।